नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रॉयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ई लर्निंग क्लासेस में आपका, जो आपके लिए उपलब्ध करवाए जा रहे हैं राजस्थान पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडावा की ओर से। आज की क्लास 10th कक्षा 10 से विज्ञान हिंदी वर्ग में एक नया चैप्टर जो है वो हम शुरू करेंगे। चौथा जो अध्याय है वो, जिसमें प्रतिरक्षा और रक्त समूहों के बारे में हमें पढ़ेंगे। इसमें पहला जो पार्ट आता है प्रतिरक्षा से संबंधित है और दूसरा जो पार्ट है वो है रक्त समूहों के संदर्भ में। अब इस पार्ट में जो हमें पढ़ेंगे उसको हमें बोर्ड पैटर्न जो है उसके अनुसार ही पढ़ना है। बोर्ड पैटर्न के अनुसार देखें तो इस चैप्टर का अंक भार जो है वो 3 अंकों का है, जिसमें 3 क्वेश्चन एक नंबर के छोटे जो अति लघुतरात्मक प्रश्न हैं वो इसमें पूछे जाते हैं। अब एक नंबर के प्रश्न यदि किसी चैप्टर में से पूछे जाए तो वो बीच में से किसी भी लाइन वगैरह से या किसी भी शब्द वगैरह से निकाल कर उस पर आधारित प्रश्न वगैरह बनाए जा सकते हैं। तो उसके अनुसार ही ये पाठ हम पढ़ेंगे और उसी के अनुसार इनको हमें नोट करेंगे। कुछ जो मुख्य बातें आते हैं उनको अंडरलाइन जो है वो कर ले, जिनके ऊपर आधारित प्रश्न बनते हैं। अब यहाँ पर इसमें हमें सबसे पहली चीज जो है वो पढ़ेंगे वो है प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? प्रतिरक्षा या प्रतिरोधकता, इसका अर्थ क्या होता है? पहली चीज तो ये देखें, प्रतिरक्षा को प्रतिरोधकता भी कहते हैं। अब इसमें दोनों शब्दों का जो अर्थ है वो एक ही अर्थ निकलता है। प्रतिजनों के प्रति या प्रतिजनों का विरोध, रोध का मतलब उनको रोकना, रोकने की क्षमता या प्रतिजनों से शरीर की रक्षा करना। अब प्रतिजन जो है वो किसको कहते हैं? ऐसे सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं, जो रोगजनक होते हैं, वे हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और शरीर में होने वाली जो सामान्य उपापचयी क्रियाएं या जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे श्वसन है, पाचन है या परिसंचरण है, उनमें विकृति उत्पन्न कर देते हैं, जिससे हम बीमार हो जाते हैं। तो ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर को बीमार कर देते हैं, हमारे स्वास्थ्य को खराब कर देते हैं, उनको रोगजनक कहा जाता है। अब रोगजनक हमारे शरीर में निरंतर प्रवेश करते रहते हैं, हमारे चारों ओर हवा में, पानी में, भोजन वगैरह जो हम करते हैं, उनके संपर्क में जब हम आते हैं या उनको जब हम ग्रहण करते हैं तो उनके साथ साथ सूक्ष्म जीव शरीर में पहुंचते रहते हैं। लेकिन सामान्यतः हम बीमार नहीं पड़ते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में एक ऐसी क्षमता पाई जाती है जो इन रोगजनकों को या तो प्रवेश करने से रोकती है या फिर इनको नष्ट कर देती है। यानी वो हमारे शरीर को बीमार होने से बचाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। रोगों से लड़ने की या रोगजनकों से मुकाबला करने की जो क्षमता है वही क्या है? प्रतिरक्षा या फिर प्रतिरोधकता कहलाती है। तो प्रतिरक्षा या प्रतिरोधकता, इसकी जो परिभाषा है वो क्या हो जाएगी? हमारे शरीर की ऐसी क्षमता या वह क्रियाविधि जिसके द्वारा हमारा शरीर रोगजनकों के विरुद्ध हमारे शरीर को तैयार करता है या रोगजनकों से हमारी रक्षा करता है। तो या फिर सीधा सा ये कि रोगजनक सूक्ष्म जीवों से शरीर का बचाव करने की जो क्षमता है या उनका प्रतिरोध करने की जो क्षमता है वही प्रतिरोधकता या फिर प्रतिरक्षा कहलाती है। प्रतिरक्षा या प्रतिरोधकता का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, जो टॉपिक वगैरह हम पढ़ेंगे उसको कहा जाता है प्रतिरक्षा विज्ञान। जैसे पिछले पाठ में हमने पढ़ा था, आनुवंशिकी या वंशागति से संबंधित जो बातें पढ़ी जाती हैं विज्ञान की जिस शाखा में, वो शाखा कहलाती है आनुवंशिकी। इसी तरह से प्रतिरक्षा से संबंधित अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, जीव विज्ञान की जिस शाखा में, वो कहलाता है प्रतिरक्षा विज्ञान। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षा के प्रकार। मानव शरीर में पाए जाने वाली जो प्रतिरक्षा है वो किस प्रकार से कार्य करती है, उसके आधार पर प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है। एक पहली जो प्रतिरक्षा है वो कहलाती है स्वाभाविक प्रतिरक्षा या जन्मजात प्रतिरक्षा, या इसे सहज प्रतिरक्षा भी कह सकते हैं, जो मानव शरीर में उसके स्वभाव से पाई जाती है या जन्म से ही पाई जाती है। ऐसी प्रतिरक्षा जो है वो क्या कहलाती है? जन्मजात या स्वाभाविक प्रतिरक्षा कहलाती है। और जो जीवन काल के दौरान अर्जित की जाती है उसको हम उपार्जित या अर्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। तो ये मानव शरीर में जन्म से ही पाई जाती है। जब वो
शिशु के रूप में जन्म लेता है तो उसके शरीर में उसी समय से वो विकसित होती है। तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा जो है उसकी विशेषता क्या हो गई, इस प्रकार की प्रतिरक्षा जो है वो जन्मजात प्रतिरक्षा होती है। इसके अलावा एक इसकी विशेषता यह भी निकलती है कि यह जो प्रतिरक्षा है, स्वाभाविक प्रतिरक्षा जो है वो अविशिष्ट प्रतिरक्षा होती है। अब अविशिष्ट प्रतिरक्षा का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि इसमें कोई विशिष्ट प्रकार की क्रिया विधि नहीं पाई जाती। अलग अलग रोगजनकों के विरुद्ध ये अलग अलग तरीके से कार्य नहीं करती, सभी रोगजनकों के विरुद्ध एक ही तरह से कार्य करती है। रोगजनक चाहे पोलियो का वायरस हो, चाहे हैजा का वायरस हो, या फिर चाहे कोई दूसरा रूबेला वायरस हो, या किसी भी तरह का वायरस हो, या कोई जीवाणु हो, उनके विरुद्ध एक ही तरह से काम करती है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस शरीर में जा रहा है तो भी उसी तरीके से काम करेगी, पोलियो वायरस शरीर में आ रहा है तो भी उसके विरुद्ध उसी तरीके से कार्य करेगी। यानी विशिष्टता नहीं पाई जाती, अलग अलग विशिष्ट रोगजनकों के विरुद्ध विशिष्ट प्रकार से कार्य नहीं करती, एक समान रूप से कार्य करती है। इसलिए इस प्रकार की प्रतिरक्षा जो है वो क्या कहलाती है, अविशिष्ट प्रतिरक्षा कहलाती है। यह प्रतिरक्षा जो है वो शरीर में तीव्रता से विकसित होते हैं, या इस प्रकार की प्रतिरक्षा जो है वो रोगजनकों के विरुद्ध तुरंत कार्य करती है। इतना जल्दी कार्य करती है कि या तो रोगजनकों को शरीर में प्रवेश ही नहीं करने देती, पहुंचने ही नहीं देती, या फिर उनको यदि प्रवेश हो जाए तो उनको तुरंत नष्ट कर देती है। और एक और इसकी विशेषता जो है वो मिलेगी, इसके अंदर प्रतिरक्षा स्मृति का गुण जो है वो नहीं पाया जाता। प्रतिरक्षा का स्मृति का गुण जो है वो अनुपस्थित होता है। यानी ये किसी एक रोगजनक का प्रवेश शरीर में हो जाए तो उसको याद करके नहीं रखती है। दूसरा जो प्रकार हम पढ़ेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा, उसमें याददाश्त या स्मृति का गुण जो है वो पाया जाता है, इसमें स्मृति का गुण जो है वो अनुपस्थित होता है। तो ये स्वाभाविक प्रतिरक्षा जो है इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उनको ध्यान में रखना है। यह जन्मजात होते हैं या मानव शरीर में जन्म के समय से ही पाई जाती है, अलग अलग रोगजनकों के विरुद्ध है, समान रूप से कार्य करती है, इसलिए अविशिष्ट प्रकार की होती है, तीव्रता से विकसित होती है, और स्मृति का गुण जो है वो इसमें नहीं पाया जाता। ये प्रतिरक्षा जो है वो विशिष्ट प्रकार के प्रतिरोध है या फिर अवरोध जिनको हम कह सकते हैं वो उत्पन्न करती है। अब ये अलग अलग प्रकार के अवरोध हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। अवरोध का मतलब होता है बैरियर, किसी चीज को रोकने के लिए जो बैरियर लगाए जाते हैं। जैसे हम घर में किसी का प्रवेश, अवांछित प्रवेश नहीं हो, उसके लिए हम घर में कमरे पर गेट वगैरह लगाते हैं, दरवाजा लगाते हैं, तो वो एक तरह से अवरोध का ही कार्य करता है। या पुलिस वगैरह किसी को रोकती है तो बैरियर खड़े कर देती है, बाधाएं खड़ी कर देती है, उनको हम अवरोध कहेंगे। तो ये प्रतिरक्षा जो है वो विभिन्न प्रकार के शरीर में विभिन्न प्रकार के अवरोध उत्पन्न करती है, जो या तो रोगजनकों के प्रवेश को रोकते हैं, उन्हें शरीर में प्रवेश नहीं करने देते, या फिर शरीर में यदि वो प्रवेश कर जाए तो उन्हें नष्ट कर देते हैं। अब स्वाभाविक प्रतिरक्षा में जो विशिष्ट अवरोध कार्य करते हैं या वो कारक जो अवरोध उत्पन्न करते हैं, वो अवरोध भी 4 प्रकार के हो सकते हैं। तो 4 प्रकार के अवरोध हमारे शरीर में कार्य करते हैं जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा उत्पन्न करेंगे। ये 4 प्रकार के जो अवरोध हैं, इनमें पहले प्रकार के जो अवरोध हैं वो हैं भौतिक या फिर शारीरिक अवरोध या रोध भी कह सकते हैं, बैरियर। भौतिक या शारीरिक रोध जो है वो क्या है, वो शरीर में रोगजनकों के प्रवेश को, उनकी एंट्री को रोक देते हैं, उनका प्रवेश ही नहीं करने देते। तो ये रोगजनकों के प्रवेश को रोकते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा भौतिक अवरोध या शारीरिक अवरोध जो है वो हमारे शरीर पर पाया जाता है हमारी त्वचा के रूप में। त्वचा जो है वो एक अपारगम्य परत के रूप में कार्य करती है, जो बाहर वातावरण में पाए जाने वाले, हवा में, पानी में पाए जाने वाले रोगजनकों को सीधे शरीर में प्रवेश नहीं करने देती। यानी एक कवर है ये हमारे शरीर के ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर, जो आंतरिक शरीर में रोगजनकों के प्रवेश को रोकने का कार्य करता है। कई बार कोई कट लग जाता है, चोट वगैरह लग जाती है, तो उस स्थिति में हम वहां पर पट्टी वगैरह बांधते हैं, या वहां पर हमें कोई विशिष्ट दवाई, मलहम वगैरह जो है वो लगाते हैं, या फिटकरी वगैरह या दूसरे तरह के जो रोगजनकों को नष्ट करने वाली दवाइयां होती हैं,
जैसे आयोडीन सॉल्यूशन वगैरह है उनकी पट्टी बांधते हैं या उनसे इनको हम साफ करते हैं डिटोल वगैरह से। उसका कारण क्या होता है? क्योंकि चोट लगने पर या घाव होने पर हमारे शरीर पर जो कवर है वो कवर फट जाता है एक तरह से, और वो कवर हट गया तो उसके कारण से उन सूक्ष्म जीवों के लिए रास्ता बन गया जिससे वो आसानी से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, यानी इन्फेक्शन उत्पन्न कर सकते हैं। तो इन्फेक्शन जो है वो हो जाता है किसके कारण से? त्वचा वगैरह में कट लगने के कारण से। तो एक तरह से वहां पर जो रोध है हमारे शरीर पर वो रोध नष्ट हो जाता है। इसलिए भौतिक या शारीरिक रोध के रूप में हमारे शरीर पर पाई जाने वाली त्वचा जो है वो एक महत्वपूर्ण कारक की तरह से कार्य करती है। इसके अलावा हमारे शरीर में पाए जाने वाले रोम या फिर कुछ विशेष स्थानों पर जो शरीर में बाहर की तरफ खुलते हैं, ऐसे रास्ते जो होते हैं वो या तो रोम से ढके हुए होते हैं या फिर उनके ऊपर छोटे पक्षमाभ या सीलिया जो हैं वो पाए जाते हैं। जैसे हमारी नाक है, नाक से हम वायु को या सांस को अंदर लेते हैं तो वायु के साथ में रोगजनक जा सकते हैं, लेकिन नाक के प्रारंभिक भाग पर बाल पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं, और अंदर की तरफ जो है वो छोटे छोटे पक्षमाभ पाए जाते हैं पूरे रास्ते पर। ये एक जाल सा बनाते हैं जिसके कारण से हवा जो है वो छनकर अंदर जाती है और रोगजनक है या अन्य जो धूल के कण वगैरह होते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाए उनको वहीं रोक लिया जाता है। तो इस तरह से रोम या पक्षमाभ वगैरह जो शरीर पर मिलते हैं वो भी भौतिक या शारीरिक अवरोध की तरह से कार्य करते हैं। शरीर पर म्यूकस या श्लेष्मा की परत पाई जाती है, नाक की आंतरिक झिल्ली पर या गले में श्वास नली पर श्लेष्मा की एक पतली परत पाई जाती है जो हवा के साथ में जाने वाले रोगजनकों को वहीं पर चिपका कर रख लेती है। वो भी एक भौतिक अवरोध की तरह से कार्य करते हैं। तो भौतिक अवरोध जो है वो शरीर में रोगजनकों के प्रवेश को रोकते हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो शरीर में खुले स्थानों पर पाए जाने वाले रोम और पक्षमाभ, शरीर पर पाए जाने वाली त्वचा का आवरण, ये सारे जो हैं वो भौतिक रोध का कार्य करेंगे। दूसरे प्रकार के जो रोध स्वाभाविक प्रतिरक्षा उत्पन्न करते हैं वो हैं रासायनिक रोध या रासायनिक अवरोध है, जिनको हमें कह सकते हैं। शरीर में कई ऐसे विभिन्न अंग या फिर शरीर के ऐसे विशिष्ट भाग पाए जाते हैं जो कुछ विशेष रसायनों का स्राव करते हैं। जैसे हमारे शरीर में आमाशय जो है वो जठर रस का स्राव करता है। ये जठर रस अम्लीय प्रकृति का होता है। जो भोजन पानी वगैरह हम जो चीजें हम निगलते हैं खाते हैं वो हमारे आमाशय में जाएंगे। वहां पर ये जो जठर रस होता है इसमें HCl एक तीव्र प्रकृति का HCl अम्ल होता है, वो रोगजनक वगैरह जो उसके साथ में पहुंच गए हैं उनको नष्ट कर देता है। हमारे शरीर में विभिन्न पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन का पाचन करने के साथ साथ में यदि कोई रोगजनक वगैरह पहुंच गए हैं तो उनका भी वो अपघटन करके उन्हें नष्ट कर देते हैं। हमारी जो लार है या हमारी आंखों से स्रावित होने वाले जो आंसू हैं, इन्फेक्शन वगैरह के समय आंखों में पानी ज्यादा आने लगता है, जो आंखों के आंसू ही होते हैं, इनमें एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम जीवाणुओं का अपघटन करता है। तो आंख में कुछ गिर जाता है तो पानी आने लगता है, वो उस स्थिति में आता है ताकि अंदर जो गिर गया है उसमें यदि कोई जीवाणु वगैरह हो, हानिकारक जीवाणु, तो उनको नष्ट किया जा सके। तो इस तरह से देखें तो ये जठर रस या लाइसोजाइम एंजाइम वगैरह ये जो हैं वो इस तरह के रसायन हैं जो रोगजनकों को नष्ट कर देते हैं। भौतिक अवरोध तो शरीर में रोगजनकों के प्रवेश को रोकते हैं, उन्हें प्रवेश ही नहीं करने देते। यदि वो फैल हो जाएं और रोगजनक शरीर में प्रवेश कर जाएं तो फिर उनको वहां नष्ट कर दिया जाए, इसके लिए रासायनिक रोध जो है वो शरीर के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा एक और रोध जो है वो पाया जाता है जिसको हम कहते हैं कोशिकीय अवरोध है या कोशिकीय रोध। यदि रोगजनक इन दोनों बैरियर को पार कर जाए, शरीर में प्रवेश कर गए, भौतिक अवरोध को पार करके रासायनिक रोध जो है वो भी उन्हें नष्ट नहीं कर पाया, तो वो शरीर के आंतरिक भागों में पहुंच जाते हैं और आंतरिक भागों में वो पहुंचकर शरीर के मध्य बहने वाला जो ऊतक होता है या कोशिकाएं होती हैं वहां तक पहुंच जाते हैं। तो उस स्थिति में वहां पर उनको नष्ट करने के लिए शरीर में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं या विशेष प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। इस प्रकार की जो कोशिकाएं हैं ये उन रोगजनकों को एक तरह से खाकर उनको नष्ट कर देती हैं, इसलिए ऐसी कोशिकाओं को कहा जाता है भक्षकाणु।
तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रक्त में या शरीर के तरल में विशेष प्रकार के कोशिकाएं मिलती हैं जो रोगजनकों को नष्ट कर देती हैं, उन्हें अपने अंदर लेकर भीतर लेकर उनको नष्ट कर देती हैं, इसलिए उन्हें भक्षकाणु कहा जाता है। तो कई तरह के भक्षकाणु जो है वो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जैसे रुधिर में पाए जाने वाली न्यूट्रोफिल कोशिकाएं, ये WBC या श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं जो रोगजनकों को नष्ट करती हैं, या फिर वृत्त भक्षकाणु कोशिकाएं, या उत्तकों के मध्य पाए जाने वाली कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं जिनको किलर सेल्स या किलर कोशिकाएं कहते हैं। ये कृत में पाई जाने वाली कुफर कोशिकाएं, इस तरह की जो कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं क्या करती हैं, रोगजनकों को नष्ट करती हैं, जो कोशिकीय रोध विकसित करता है हमारे शरीर में। तो 3 प्रकार के रोध हो गए। भौतिक रोध, रोगजनकों को प्रवेश करने से ही रोकते हैं। ये फेल हो गया तो आगे रासायनिक रोध है, जो रोगजनकों को विशेष रसायनों की सहायता से नष्ट करने का काम करता है। वो भी यदि काम नहीं कर रहा है और शरीर के आंतरिक ऊतकों में यदि संक्रमण हो गया है रोगजनकों का, तो वहां पर भक्षकाणु, न्यूट्रोफिल, वृत्त भक्षकाणु, किलर कोशिकाएं, मारक कोशिकाएं जिनको कहते हैं, वो फिर उन्हें नष्ट करने का कार्य करते हैं। और यह भी यदि सही तरीके से काम नहीं कर रहा है और रोगजनक हमारे शरीर के अंदर पहुंच गए और शरीर को नुकसान पहुंचाने लगे, तो वहां पर विशेष प्रकार की प्रदाह क्रिया या प्रदाह क्रियाएं या प्रदाह अवरोध जो है वो उत्पन्न होते हैं। ऐसी स्थिति में जहां शरीर के आंतरिक ऊतकों में या कोशिकाओं में किसी रोगजनक का प्रवेश हो गया है, वो एक तरह से अपने आप को ही नष्ट कर देती हैं और इस तरह के रसायन स्रावित करती हैं जो उन रोगजनकों को खत्म कर दें ताकि शरीर के दूसरे हिस्सों में उनका संक्रमण नहीं हो पाए। जैसे शरीर में वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, तो वायरस का संक्रमण होने से जो कोशिका नष्ट हो जाती है वो विशेष प्रकार के प्रोटीन इंटरल्यूकिन उत्पन्न करती है जो उन विषाणुओं को वहीं पर खत्म कर देते हैं। इस प्रकार की क्रियाएं प्रदाह क्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी क्रियाओं में शरीर का ताप बढ़ जाता है, शरीर में उस स्थान पर सूजन आ जाती है, दर्द वगैरह होने लगता है। जैसे मधुमक्खी, ततैया, चींटी वगैरह यदि काट ले तो उस स्थान पर लालिमा सी छा जाती है, त्वचा लाल सी हो जाती है, चकते से बन जाते हैं। इसके अलावा उसमें सूजन आ जाती है, दर्द होने लगता है। वहाँ पर वो सारी जो क्रियाएं हैं वो प्रदाह क्रियाओं के कारण से उत्पन्न होती हैं। प्रदाह क्रिया में क्या होगा, इसमें रक्त वाहिकाएं जो हैं वो सूज जाती हैं, उस स्थान पर रक्त रुधिर की सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है, जिससे ज़्यादा कोशिकीय रोध यानी भक्षकाणु वहाँ पर पहुँच सकें और उन प्रतिजनों को जो शरीर को नुकसान पहुँचा रहे हैं उनको नष्ट कर सकें। शरीर का तापमान बढ़ जाता है। नॉर्मली कोई बीमारी वगैरह होती है तो हमारे शरीर में बुखार चढ़ जाती है, ये शरीर के तापमान को सामान्य से थोड़ा बढ़ा देती है और ये जो है वो शरीर के बचाव के लिए होती है, कोई हानिकारक क्रिया नहीं है बुखार वगैरह चढ़ना। हालांकि इसमें ऊर्जा खर्च होती है, कमजोरी जरूर आती है, लेकिन बुखार चढ़ने का मतलब शरीर का गर्म होना है ताकि शरीर अपनी गर्मी से जो रोगजनक शरीर में पहुंच गए उनको क्या कर सके, खत्म कर सके। इसलिए ये रोध जो है वो उत्पन्न होंगे। तो ये पहले प्रकार की प्रतिरक्षा यानी स्वाभाविक प्रतिरक्षा और उसके विभिन्न विशेषताएं वगैरह जो हैं वो हमने देखी। इसके बाद में दूसरे प्रकार की प्रतिरक्षा की बात करते हैं। दूसरी जो प्रतिरक्षा है वो है उपार्जित या अर्जित प्रतिरक्षा। ये जन्मजात होती है, यानी मानव शरीर में ये जन्म के समय से ही विकसित नहीं होती। शरीर जो है वो अपने जीवन काल के दौरान जो अनुभव होते हैं उन अनुभवों के द्वारा इन्हें विकसित करता है। तो जीवन काल के दौरान विकसित होती है इस प्रकार की प्रतिरक्षा। जैसे एक सामान्य सा उदाहरण यदि हम देखें, पोलियो का टीका जो लगाया जाता है या कोई भी टीका जो लगाया जाता है वो एक तरह से उपार्जित या अर्जित प्रतिरक्षा का ही तरीका होता है। पोलियो का टीका जिस व्यक्ति को या खुराक जिस व्यक्ति को बच्चे को पिलाई हुई होती है उसे पोलियो नहीं होता, जिसको खुराक नहीं पिलाई हुई होती है उसे पोलियो होने का डर रहता है या पोलियो की आशंका रहती है। क्योंकि जीवन काल में यदि हमने पोलियो का टीका पिला दिया तो उसके शरीर में उस पोलियो विषाणु के प्रति क्या हो गई, प्रतिरक्षा उत्पन्न हो गई, फिर उसका वो विरोध करेगा। यानी शरीर को सीखना पड़ा, जीवन काल के दौरान इसे विकसित करना पड़ा, अर्जित किया जाता है, कमाया जाता है। तो जीवन काल के दौरान होने वाले अनुभवों के द्वारा ये विकसित होती है।
जन्म से नहीं पाई जाती, इसलिए कैसी होती है, अजन्मजात होती है। इसके अलावा उपार्जित प्रतिरक्षा जो है वो विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहलाती है। कारण इसका क्या होगा, ये अलग अलग रोगजनकों के विरुद्ध अलग अलग प्रकार से कार्य करती है। ये स्वाभाविक प्रतिरक्षा जो है वो तो अवरोध या रोध के माध्यम से कार्य करती है, जबकि उपार्जित प्रतिरक्षा जो है वो विशिष्ट प्रतिरक्षियों के माध्यम से कार्य करती है। ये विभिन्न रोगजनकों के विरुद्ध अलग अलग प्रकार के एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी बनाती है। जब शरीर में कोई रोगजनक प्रवेश कर जाए तो उसके विरुद्ध हमारे शरीर में पाई जाने वाली कुछ विशिष्ट कोशिकाएं हैं जिनको कहा जाता है लसीकाणु। इनमें खास तौर से बी और टी लसीकाणु होते हैं। खास तौर से बी लसीकाणु जो हैं वो बी लसीकाणु जो हैं वो विशेष प्रकार की कोशिकाएं बनाएंगे और उन कोशिकाओं के द्वारा प्रोटीन के कुछ अणु उत्पन्न किए जाएंगे जो उन रोगजनकों को तो नष्ट कर ही देंगे, लेकिन साथ में कुछ समृद्धि कोशिकाएं भी बनाएंगे और वो समृद्धि कोशिकाएं उस रोगजनक को याद करके रखेंगे और वही रोगजनक यदि शरीर में दोबारा आ जाएगा तो तुरंत उन्हें नष्ट कर देंगी। इस प्रकार से ये एक बार संक्रमण के द्वारा विकसित हुई और प्रतिरक्षियों के माध्यम से कार्य कर रही है, इसलिए इसे हमें अर्जित प्रतिरक्षा कहेंगे। और विशिष्ट क्यों हुई, पोलियो के विरुद्ध हमने टीका पिलाया है या खुराक पिलाई है तो पोलियो से ही बचाव होगा। इन्फ्लुएंजा का टीका लगाया तो इन्फ्लुएंजा से ही बचाव होगा। टिटनस का यदि टीका लगाया है तो वो टिटनस से ही बचाव करेगा, टिटेनी वायरस है उसी से बचाव करेगा। यानी हर रोगजनक के विरुद्ध अलग तरीके से कार्य करती है, अलग अलग प्रकार के प्रतिरक्षी बनाती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहा जाएगा। और इसमें स्मृति का गुण भी होता है, ये याद करके रखती है। टीकाकरण जो है वो स्मृति के गुण पर ही आधारित है। एक बार टीका पिलाकर शरीर में उस रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षी बना लिए जाते हैं और फिर विशेष प्रतिरक्षा जो है वो उनको याद करके रखती है और दोबारा वही रोगजनक शरीर में फिर से जाए तो उनको तुरंत नष्ट कर देती है, जिससे शरीर बीमार होता ही नहीं है, बीमार होने से पहले ही रोगजनकों को खत्म कर देती है। इसलिए यह स्मृति का गुण रखती है और यह अपेक्षाकृत धीमी होती है, तुरंत कार्य नहीं करती, इसको विकसित होने में थोड़ा समय जरूर लगता है। तो ये अपेक्षाकृत धीमी होती है स्वाभाविक प्रतिरक्षा की तुलना में। इसमें कार्य जो है वो कैसे किया जाएगा, विशिष्ट प्रतिरक्षियों के माध्यम से। तो विशिष्ट प्रतिरक्षी ये उत्पन्न करती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको ध्यान में रख लें। जीवन काल के दौरान अर्जित होने वाली प्रतिरक्षा अर्जित प्रतिरक्षा कहलाती है। ये विशिष्ट प्रकार की होती है क्योंकि विशेष रोगजनकों के विरुद्ध विशिष्ट प्रकार के प्रतिरक्षी बनाती है। स्मृति का गुण इसमें पाया जाता है और धीमी होती है। उदाहरण इसका टीका वगैरह जो है वो इसके उदाहरण में हम पढ़ सकते हैं। ये प्रतिरक्षियों के माध्यम से कार्य करती है, इसलिए उपार्जित प्रतिरक्षा जो है उसमें प्रतिरक्षी कैसे शरीर की रक्षा करेंगे उसके आधार पर ये खुद जो है वो दो प्रकार की होती है। तो उपार्जित प्रतिरक्षा के भी दो प्रकार होते हैं। एक पहले प्रकार की जो प्रतिरक्षा है वो कहलाती है सक्रिय प्रतिरक्षा और दूसरा जो इसका प्रकार है वो कहलाती है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ऐसी प्रतिरक्षा दोनों में ही प्रतिरक्षी जो हैं वो क्या करेंगे, प्रतिरक्षा का काम करेंगे, यानी शरीर को रोगों से बचाने का काम कौन करेंगे, एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी करेंगे। लेकिन ये एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में रोगजनकों को नष्ट करते हैं वो कैसे विकसित हो रहे हैं उसके आधार पर इसके दो प्रकार हैं। सक्रिय प्रतिरक्षा जो है उसमें शरीर स्वयं प्रतिरक्षी का निर्माण करता है या स्वयं जो है वो प्रतिरक्षी बनाता है, जबकि इनमें पहले से बने बनाए प्रतिरक्षी शरीर में बाहर से प्रवेश करवाए जाते हैं। तो बाहर से प्रवेश करते और फिर रोगों से बचाव करते हैं, तो ऐसी प्रतिरक्षा निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। तो एक वो प्रतिरक्षा जिसमें प्रतिरक्षा निर्माण में शरीर खुद सक्रिय होता है वो तो हो गई सक्रिय प्रतिरक्षा। शरीर स्वयं सक्रिय नहीं होता, बाहर से प्रतिरक्षी पहुंचाए जाते हैं, वो हो गई निष्क्रिय प्रतिरक्षा। उदाहरण देखें, जैसे पोलियो के विरुद्ध प्रतिरक्षा जो है या टीका जो लगाया जाता है वो क्या होता है, सक्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण होता है। पोलियो की खुराक जो पिलाई जाती है उसमें पोलियो के दुर्बल रोगाणु या पोलियो के दुर्बल विषाणु होते हैं जो शरीर में पहुंचाए जाते हैं।
इसीलिए कोई भी टीका वगैरह लगाते हैं तो एक बार उसका साइड इफेक्ट भी होता है, थोड़ी सी बुखार वगैरह चढ़ना, शरीर में कमजोरी आना, इस तरह के लक्षण होते हैं। ये क्यों होता है या किस प्रकार से कार्य करता है, उस चीज को समझें। पोलियो की खुराक पिलाते हैं तो उसमें पोलियो के वे विषाणु जो पोलियो उत्पन्न करते हैं वो शरीर में पहुंचाए जाते हैं, लेकिन वो कमजोर कर दिए जाते हैं उनको ताप वगैरह के द्वारा या उनकी प्रोटीन को अलग करके उनको इतना कमजोर कर देते हैं कि वो रोग उत्पन्न नहीं कर पाए। थोड़ा बहुत रोग उत्पन्न करने की क्षमता उसमें होती है, इसलिए थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट हो जाता है। बाकी दुर्बल रोगाणु शरीर में पहुंचाए जाते हैं। वे रोगाणु जैसे ही शरीर में पहुंचेंगे और शरीर को संक्रमित करेंगे तो शरीर में उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय हो जाएगा। रुधिर में या लसिका में पाए जाने वाले लसिकाणु जो हैं वो सक्रिय हो जाएंगे और ये लसिकाणु उन रोगजनकों की या विषाणुओं की पहचान करके उन्हें पहचान लेते हैं और फिर पहचान करके ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं बनाते हैं जिनको प्लाज्मा कोशिकाएं कहते हैं। और फिर ये प्लाज्मा कोशिकाएं जो हैं वो विशेष प्रकार के प्रोटीन अणु उत्पन्न करती हैं जिनको कहा जाता है प्रतिरक्षी। ये प्रतिरक्षी उन रोगजनक से जुड़ जाते हैं। पोलियो विषाणु की हम उदाहरण देख रहे हैं तो पोलियो के विषाणुओं से, दुर्बल विषाणुओं से जुड़ गए और दुर्बल विषाणुओं से जुड़कर उनको क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। इस तरह से शरीर में प्रतिरक्षी बन गई। अब साथ में ये जो प्लाज्मा कोशिकाएं बनी हैं, एक बार पोलियो की पहचान करने के बाद में ये स्मृति कोशिकाएं भी उत्पन्न करती है और वो कोशिकाएं जीवन भर शरीर में बनी रहेंगी और दोबारा वही पोलियो विषाणु जब शरीर में प्रवेश करेगा, चाहे वो प्रबल ही हो, रोग उत्पन्न करने वाला ही हो, वही विषाणु दोबारा प्रवेश करेगा तो स्मृति कोशिकाएं बहुत तेजी से काम करती हैं क्योंकि पहले से उसको पहचान की हुई है कि ये शरीर के लिए हानिकारक है, रोगजनक है। उसके विरुद्ध वो तुरंत प्रतिरक्षी बनाती है। पहली बार में थोड़ी धीमी होती है, लेकिन स्मृति कोशिकाएं बन गई तो फिर तेजी से कार्य करती है और उनको नष्ट कर देती है। तो इस तरह से प्रतिरक्षी, रोगजनकों को नष्ट करने वाले प्रतिरक्षी शरीर खुद बनाता है। इसलिए पोलियो का टीका जो पिलाया जाता है वो सक्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी रोगजनक का प्रवेश होने पर प्रतिरक्षा जो है वो बहुत तेजी से जरूरत पड़ती है। ऐसी स्थिति में रोगजनकों से बचाव के लिए बाहर से बने बनाए एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी जो हम वो दिए जाते हैं। जैसे एंटीवेनम की हम बात करें या प्रतिविष या प्रति आविष टीके जो होते हैं वो दिए जाते हैं। सांप पे डस लेता है तो उससे बचाव के लिए, सांप का जहर भी एक तरह से प्रतिजन का ही काम करता है। उसे नष्ट करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक टीका जो है वो लगाता है। अलग अलग सांप का जहर अलग अलग प्रकार का होता है या उनकी आणविक संरचना अलग अलग प्रकार की होती है, इसलिए उनके विरुद्ध प्रतिरक्षा जो है वो भी विशेष प्रकार के होंगे। तो वैज्ञानिक वगैरह या डॉक्टर वगैरह जो हैं, चिकित्सा कर्मी सांप के जहर को इकट्ठा करते हैं। क्यों करते हैं? वो सांप के जहर की थोड़ी सी मात्रा सूअर, बंदर, चूहे इनके शरीर में पहुंचा देते हैं। इससे उनके शरीर में उसके विरुद्ध प्रतिरक्षी बनेंगे। उन प्रतिरक्षियों को उनके रुधिर से निकालकर अलग कर लिया जाएगा, दवा के रूप में रखा जाएगा। और जब इंसान को वही सांप डस लेता है तो पहले से बने बनाए प्रतिरक्षी वो उसके शरीर में भेजे जाते हैं जो शरीर में पहुंचकर उनको तुरंत नष्ट कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रतिरक्षी जो उस प्रतिविष को, उस आविष को खत्म कर रहे हैं, वो बाहर से भेजे गए, शरीर ने खुद ने नहीं बनाया। प्रतिरक्षियों के निर्माण में शरीर स्वयं जो है वो निष्क्रिय है, इसलिए इसको कहा जाएगा निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो उपार्जित प्रतिरक्षा के दो प्रकार हो गए। सक्रिय प्रतिरक्षा, सीधी सी परिभाषा ध्यान में रख लें, वह प्रतिरक्षा जिसमें प्रतिरक्षियों का निर्माण जो है वो शरीर स्वयं करता है, उसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। और जब शरीर में बाहर से बने बनाए प्रतिरक्षी पहुंचाए जाते हैं, शरीर स्वयं प्रतिरक्षियों का निर्माण नहीं करता, तो उसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने प्रतिरक्षा क्या है, उसके प्रकार जो हैं और उन दोनों प्रकारों की विशेषताएं और खास तौर से उपार्जित प्रतिरक्षा के दो प्रकार हैं, इनके बारे में पढ़ा। छोटे छोटे पॉइंट के रूप में ये जो चीजें बताई हुई हैं इनको अंडरलाइन कर लें और उनको इसी के आधार पर ध्यान में रखें। थ्योरेटिकल सा चैप्टर है, उनको हमने पढ़ा। इसके बाद में अगला टॉपिक जो है वो हम पढ़ेंगे प्रतिजन और प्रतिरक्षी। ये प्रतिरक्षी क्या होते हैं, प्रतिजन जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, रोगजनक जो होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, उनके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।